everyone, welcome back to my YouTube channel Computer Learning Corner by Shoaib Slim. Before starting today's lecture, please subscribe my YouTube channel and must press the bell icon so that you will be notified about my latest lecture. Now moving toward our today lecture, which is on memory or storage devices part 1. मेमोरी डिवाइसेस कौन सी होती हैं या फिर सो कॉल्ड जिसे हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, डिवाइसेस का हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आज हम उसका डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सी डिवाइस ऐसी है जो हम स्टोर अटैच कर कंप्यूटर से अटैच करके। तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्टरी मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटीज कौन सी होती, इस तरह से यूज़ की जाती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। के अलावा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, फर्स्ट पार्ट है उसका प्राइमरी मेमोरी। ये हम इस लेक्चर्स में कवर अप। सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम सेलेक्ट कैसे किया जाता है किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कंपनी के लिए। तो must be carefully selected evolving needs of the organization supporting in कंप्यूटर सिस्टम जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए या के लिए सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर को सिलेक्ट करने से पहले आपको सारे सॉफ्टवेयर या सारी अपनी बेसिक नीड्स का पता होना चाहिए जिसकी वजह से आप कंप्यूटर सिस्टम परचेज कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर सिस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं, ताकि सो दैट जब आप कंप्यूटर सिस्टम प्ले ऑफ करें तो आपकी सारी वो जो टास्क जो आप कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करना चाहते थे तो वो सिस्टम आपके कंप्लीट टास्क को फुलफिल कर सके। ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर सिस्टम की, जिसे हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल या फिर आईपीओ साइकिल भी कहते हैं। इससे हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन भी ड्राइव की थी। इसका फर्स्ट पार्ट है इनपुट यूनिट, सेकंड पार्ट है प्रोसेसिंग एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट है इसका आउटपुट यूनिट। यानी एक कंप्यूटर सिस्टम इन 3 ब्लॉक से मिलकर बनता है कि एक सिस्टम के अंदर जब हम इनपुट देते हैं तो वो उस इनपुट के अगेंस्ट कोई प्रोसेसिंग करता है और उस प्रोसेसिंग के नतीजे में वो हमें रिजल्ट एक आउटपुट की शेप में देता है। आउटपुट यूनिट के थ्रू आउटपुट का कोई भी कंपोनेंट, आउटपुट डिवाइस होगी या मॉनिटर होगा या प्रिंटर होगा या एनीथिंग एल्स जो भी आउटपुट की डिवाइस हम यूज़ कर रहे होंगे। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी क्यों यूटिलाइज़ की जाती है, कंप्यूटर मेमोरी के लिए अब अगर हमने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई चीज़ ऐसी यूज़ करनी है जो हम अपने फ्यूचर पर्पस के लिए भी यूज़ करने की, हमने कल या परसों या किसी और दिन भी उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो उसको सेव कर लिया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर फॉर द फर्दर यूज़, किसी और दिन यूज़ करने के लिए। इस पर्पस के लिए कंप्यूटर की मेमोरी को यूटिलाइज़ किया जाता है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग डिवाइस, स्टोरिंग डिवाइस, ये स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इट स्टोर्स प्रोग्राम एंड डाटा विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू एंड द रिजल्ट्स जनरेटेड आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी वो जो ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ी है कि प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट दी जाती है, तो ये उसमें से या तो प्रोग्राम्स या डाटा या किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो सीपीयू से देता है तो वो सेव करके अपने अंदर रख लेती है ताकि हम उसको फ्यूचर पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकें। दिस स्टोरेज इनेबल अस टू यूज़ द स्टोर डाटा इनटू द फ्यूचर। ये हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी की टाइप्स हैं कि कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास कितने टाइप की होती है। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप की, 2 मेन कैटेगरीज के अंदर डिस्टिंग्विश किया जाता है। फर्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी, सेकंड है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी। इस लेक्चर में हम प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारी उसकी 2 मज़ीद कैटेगरीज आ जाती हैं। फर्स्ट कैटेगरी है रैम, सेकंड है रोम। 1 बाय 1 हम अपने इस लेक्चर में इन सारी टाइप्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे।
कंप्यूटर मेमोरी, जैसे कि हम अभी भी देख कर रहे हैं कि कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम एक और नाम भी देते हैं सेमी कंडक्टर मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को हम मैग्नेटिक मेमोरी का भी नाम देते हैं। जैसे जैसे हम अपने इस लेक्चर के आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको ये दो वर्ड जो मैंने अभी इसको दिए हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी और मैग्नेटिक मेमोरी, ये भी मज़ीद क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो कंप्यूटर के अंदर अब किसी भी चीज़ को स्टोर किया जाता है तो उसका कोई ना कोई एक यूनिट होता है। या तो वो यूनिट स्मॉल होगा या फिर लार्जर यूनिट होगा। जैसे अगर हमारे पास कोई एक मेरे पास शुगर है तो शुगर या तो ग्राम में होगी या किलोग्राम में होगी। तो ग्राम उसका एक छोटा यूनिट है, किलोग्राम उसका एक कैपिटल यूनिट है। तो इस तरह स्टोरेज के लिए हम कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज़ करते हैं तो उसके भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। उसका सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे पास बिट, उससे बड़ा होता है बाइट। इसके अलावा इस बाइट से भी बड़े यूनिट्स होते हैं जो मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। बेसिकली बाइट्स में ही उसे मेजर किया जाता है, और हम कहते हैं कि एक बाइट इंक्लूड करती है 8 इंडिविजुअल यूनिट्स विच आर कॉल्ड बिट्स। यानी 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। अब एक बिट के अंदर या तो हम ज़ीरो को स्टोर कर सकेंगे या वन को स्टोर कर सकेंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ज़ीरो और वन को ही स्टोर क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास आज के जो भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे डिजिटल लैंग्वेज को समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं, और डिजिटल और बाइनरी लैंग्वेज को हम ज़ीरो वन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ स्टोर की जाती है वो सारी ज़ीरो वन की शेप में होती है, और ज़ीरो वन हमारा बिट्स को शो करता है। तो ये आपके पास एक टेबल है जो आपको कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स की कैपेसिटीज़ के अबाउट बताएगी। इसमें आपके पास एक बाइट है, उसका सिंबल है बी से हम उसे डिनोट करते हैं, और जैसा कि हमने देखा है कि एक बाइट इक्वल टू 8 बिट्स के बराबर होती है। सेम इसी तरह बाइट की एक लार्जर यूनिट है किलो बाइट, तो इसे केबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें 1024 बिट्स बाइट्स आ जाती हैं। इसके अलावा मेगाबाइट है, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट एंड द लास्ट योटाबाइट। तो ये उनके सिंबल्स भी उनके सामने हैं। और एक गीगाबाइट जैसे 1024 MB से मिलकर बनती है, इसी तरह टेराबाइट 1024 GB से, पेटाबाइट 1024 TB से, एक्साबाइट 1024 PB से, जीटाबाइट 1024 EB, योटाबाइट 1024 GB। ये सारी क्वांटिटीज़, ये सारी आपके पास मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट कैपेसिटीज़ के यूनिट्स हैं। अब हम कंप्यूटर की मेमोरी की फ़र्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करते हैं कि जो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास थी प्राइमरी मेमोरी। सो द प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। यानी मेन एक मेमोरी का जो ब्लॉक है वो हम उसको कॉल करते हैं एज प्राइमरी मेमोरी। इट स्टोर द प्रोग्राम एंड डाटा विच आर करंटली नीडेड बाय द CPU। यानी जो वक्ती तौर पे चल रहे होते हैं CPU के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। जैसे यहाँ पर एक वीडियो अभी प्ले हो रही है, तो ये करंटली तौर पे जो भी काम हो रहा होता है ये हमारा इसी प्राइमरी मेमोरी के थ्रू होता है, मेन मेमोरी जिसे हम नाम देते हैं। Size of the main memory is comparatively much smaller than that of secondary memory because of its high cost। अब इसमें दो पॉइंट आ जाते हैं। एक तो ये सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा महंगी होती है, और महंगी होने की वजह से एक और पॉइंट इसका आता है कि इसका साइज़ सेकेंडरी मेमोरी से कुछ कम होता है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा कम होता है, और इसी वजह से इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। CPU communicates directly only with the main memory. As the CPU works at very high speed, its matching memory must be very fast। क्योंकि जो चीज़ अब CPU हमारा बटन प्रेस करने से पहले, हमारा कोई भी क्लिक करने से पहले ही हमें वो आंसर दे देता है विद इन नो टाइम, कोई भी टाइम नहीं लेता। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने अभी क्लिक किया और उसने पहले ही समझ लिया है। तो इसी तरह CPU को भी इतनी ज़्यादा फास्ट मेमोरी चाहिए होती है। ओनली प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस कैन प्रोवाइड द मैचिंग स्पीड। सिर्फ यही डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हमने मेन मेमोरी डिवाइसेस कहा है, जिन्हें हमने प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस कहा है, जो इसकी मैचिंग स्पीड उसे देती हैं। ये आपके पास सामने एक डायग्राम में भी रैम और रोम की डिफरेंट कैटेगरीज आपको दिखाई गई हैं।
क्योंकि हमारे पास प्राइमरी मेमोरी मेनली दो टाइप्स की होती हैं, एक है रैम और दूसरी है रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये आपके पास डायग्राम के अंदर रैम और रोम दिखाए गए हैं। रैम आपके पास एक बॉटम में है, रोम और आगे उसकी मज़ीद कैटेगरीज दिखाई गई हैं। ये आपके पास प्राइमरी मेमोरी जो रैम और रोम में डिवाइड किया, रैम की मज़ीद कैटेगरी हैं, डी रैम, एस डी रैम और एस रैम। वन बाय वन हम इसे कवर अप करेंगे और रोम की भी कैटेगरीज को कवर अप करेंगे, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल रैम को हम डिस्कस करते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। दिस इज रियली द मेन स्टोर एंड इज द प्लेस वेयर द प्रोग्राम गेट्स स्टोर्ड टेम्परेरी। यानी टेम्परेरी तौर पे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी काम परफॉर्म हो रहा है तो हम सारा रैम के थ्रू करते हैं। अब लेट से मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा कोई एक इमेज है, वो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर या कार्ड के अंदर सेव है। तो जैसे ही हम इमेज को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो इमेज हमें स्क्रीन पे शो ऑफ होती है। तो हमने तो उसको अपनी एक मेमोरी हार्ड डिस्क के अंदर, कार्ड के अंदर जाके उसको क्लिक किया है। वो परमानेंट तौर पे स्टोर है कार्ड के अंदर, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, लेकिन उसको टेम्परेरी तौर पे प्ले किया जा रहा है थ्रू रैम। यानी वो जो आपको प्ले ऑफ होके सामने नज़र आती है तो वो रैम के अंदर टेम्परेरी तौर पे स्टोर होती है। तो ये है बेसिकली रैम का काम, और वो आपको क्लिक करने के साथ ही रिजल्ट दे देती है। When the CPU runs a program, it fetches the program instruction from the RAM and carries them out. यानी CPU, वो जो हमने अपने इमेज को क्लिक किया था, तो ये CPU का काम होता है कि उस प्रोग्राम को रन करना, कि वो क्लिक का मतलब समझेगा कि यूज़र ने उसको क्लिक किया है तो उसके बदले में उस इमेज को उसे प्ले ऑफ करके दिखाना है। तो वो फैच करता है प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम द रैम एंड कैरीज देम आउट, और उसे फिर से हमें रिजल्ट के तौर पे दिखा देता है। If the CPU needs to store the result of the calculation, it can store them in RAM. When we switch off a computer, ये एक मेन पॉइंट है रैम के अबाउट। रैम इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, रैम को क्यों कहा जाता है वोलाटाइल मेमोरी? वोलाटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है, एक ऐसी मेमोरी डिवाइस होती है जिनमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर उसकी ऑफ कर दें तो उसके अंदर जो भी डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होगा, रन हो रहा होगा, चलाया जा रहा होगा, तो वो उसी टाइम सारा डाटा लॉस हो जाता है, इरेज हो जाता है। इसकी एग्जांपल है आपके पास, जैसे अगर आपने दो चार चीज़ें, पिक्चर्स या सॉन्ग वगैरह ओपन किया हुआ है अपने कंप्यूटर के ऊपर, या फिर आप अपने सेल फ़ोन के ऊपर जैसे ही कोई सॉन्ग वगैरह ओपन कर रहे हैं या पिक्चर भी ओपन की है, जैसे ही आप अपना मोबाइल रीस्टार्ट करेंगे, बंद कर देते हैं, तो वो सॉन्ग भी बंद हो जाता है। वो काम जो आप टेम्परेरी तौर पर कर रहे थे अपने सिस्टम के अंदर, वो भी सारा बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी पावर आपने कट ऑफ कर दी है। तो इसलिए रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब कितनी टाइप्स की हमारे पास रैम होती है? फर्स्ट कैटेगरी है ईडीओ रैम, जिसे हम एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैम भी कहते हैं, एस रैम, स्टैटिक रैम भी कहते हैं, डीडीआर रैम, जिसे हम डबल डाटा रेट रैम या फिर डायनामिक रैम भी कहते हैं। वन बाय वन इन्हें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ईडीओ रैम, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैम, यानी रैम की एक ऐसा कैटेगरी जो हमें कोई भी डाटा आउटपुट के तौर पे एक्सटेंड करके देती है। इसके नाम से, हेडिंग से ही आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि ये एक्सटेंडेड फॉर्म में आ रही है, इसलिए ये रैम की स्पीड को मज़ीद इन्हेंस कर देगी, बढ़ा देगी। This stands for extended data output RAM. It improves the time to read from memory on faster microprocessors such as Intel Pentium. ये हमारे पास एक Intel Pentium का माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे हम CPU भी कहते हैं। तो ये उसकी फंक्शनैलिटी को फास्टर कर देती है और उसके इम्प्रूव कर देती है टाइम कंज्यूमिंग को। EDO RAM was initially optimized for the 66 MHz Pentium, ये उसकी एक रेंज बताई गई है। EDO RAM is referred as the hyper page mode। इसको आप एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट भी रैम के तौर पे ले सकते हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 1995 में
माइक्रोन नामी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के थ्रू बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था एंड फर्स्ट यूज्ड विद पेंटियम कंप्यूटर्स। पेंटियम कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? आजकल तो कोर का ज़माना है, कोर का टेक्नोलॉजी एरा चल रहा है, यानी कोर टू डू, कोर i3, कोर i5, कोर i7। लेकिन इससे पहले जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते थे वो पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, 4 इस तरह के पेंटियम्स के ऊपर काम कर रहे थे। वो उनके प्रोसेसर के नाम होते थे। ये सेकंड कैटेगरी है एस रैम, जिसे हम स्टैटिक रैम का भी नाम देते हैं। बेसिकली इसे हम इट इज़ ए टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर मेमोरी दैट यूज बाई स्टेबल लैचिंग सर्किटरी टू स्टोर ईच बिट्स, यानी एक एक बिट, वो जो हमने 0 1 एक एक बिट को डिस्कस किया था, तो वो सारी बिट्स यहाँ पे एक सेमी कंडक्टर मेमोरी के तौर पे लैचिंग सर्किटरी के अंदर स्टोर की जाती हैं। अनलाइक डायनामिक रैम डी रैम which stores bits in cells consisting of a capacitor and transistor, SRAM does not have to be periodically refreshed, यानी इसको periodically हम refresh नहीं कर सकते। ये आपके पास उसकी डायग्राम भी थी। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास DDR रैम, डबल डाटा रेट रैम। इसे हम DDR रैम को, डबल डाटा रेट रैम को हम डायनामिक रैम भी कहते हैं, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ए टाइप ऑफ वेरी फास्ट कंप्यूटर मेमोरी, यानी ये बाकी टाइप से ज़्यादा फास्ट होती है। इट बेस्ड ऑन द सेम आर्किटेक्चर एज SDRAM। इनका और SDRAM का आर्किटेक्चर यानी स्ट्रक्चर वो सेम होता है, बट यूजेज द क्लॉक सिग्नल डिफरेंटली टू ट्रांसफर ट्वाइस द डाटा इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। यानी ये उसी टाइम में जिसमें SDRAM काम कर रही होती है, ये बजाय SDRAM के आर्किटेक्चर के टोटल को फॉलो करने के, ये क्लॉक सिग्नल्स को फॉलो करती है अपने डाटा रेट को ट्वाइस बनाने के लिए, यानी दुगना बनाने के लिए। इसी वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी मेमोरी की, रोम। रोम स्टैंड फॉर बेसिकली रीड ओनली मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी की एक ऐसी टाइप जिसको हम जस्ट रीड कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। द इंफॉर्मेशन इज प्री रिकॉर्डेड इनटू रोम चिप एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम, यानी रोम चिप जो होती है, जो आपके ग्रीन बोर्ड के ऊपर, आपके CPU टावर के अंदर जो ग्रीन बोर्ड मदर बोर्ड होता है, उसके ऊपर जो रोम चिप लगाई जाती है, उसमें जो भी डाटा होगा वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे पहले ही रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है रीड ओनली। यानी एक बार उसके ऊपर हमने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम उसको जस्ट रीड कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते। अब ये एक उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गई है कि रोम इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी एज कंपेयर टू रैम, ये वो मेमोरी है जिसमें अगर आप पावर ऑफ स्टिक, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दें तो रोम के अंदर जो भी डाटा होगा वो कभी भी इरेज नहीं होगा, बट रिमेन स्टोर्ड परमानेंटली, बल्कि वो परमानेंट तौर पे स्टोर रहेगा। ROM stores critical programs such as the programs that boot the computer। boot the computer यानी रिबूट करना, आपके कंप्यूटर फिर से लाना, फिर से रीस्टार्ट करना शुरू कर देता है तो सारी प्रोग्राम्स उसके अंदर लोड होना शुरू हो जाते हैं। कंप्यूटर का जो विंडो सिस्टम होता है वो अपने ईच एंड एवरी कंपोनेंट को चेक करना शुरू कर देता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट सही भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सारा काम बूट के थ्रू होता है, और बूट हमारा रोम को एग्जिस्ट करता है। कितने टाइप्स के रोम होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के रोम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। सेकंड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। थर्ड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास रोम की, प्रोग्रामेबल रोम। इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि प्रोग्रामेबल रोम यानी एक रोम की एक ऐसी कैटेगरी जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई भी डाटा राइट कर सकते हैं। ये एक्सटेंडेड कैटेगरी है रोम की। इट इज़ ऑन विच डाटा कैन बी रिटर्न ओनली वंस, यानी एक बार डाटा उसके लिख दिया उसको फिर आप इरेज नहीं कर सकते। ए वेरिएशन ऑफ द पी रोम प्रोग्रामेबल रोम चिप दैट इज एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम।
यानी रोम की एक वेरिएशन डाली गई है कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे जब उसको बर्nt नहीं किया जाता, यानी राइट अप नहीं किया जाता, यूजिंग पी रोम प्रोग्रामर्स आर पी रोम बर्नर, तो उसको पी रोम बर्नर के थ्रू हम फिर से डाटा राइट अप कर सकते हैं, इसलिए इसे प्रोग्रामेबल रोम का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इरेज रोम, प्रोग्रामेबल रोम, यानी उसी प्रोग्रामेबल रोम को हमने इरेज करना है और फिर से उसके ऊपर कोई और डाटा राइट कर देना है, तो ये एक और एडवांस कैटेगरी है हमारे पास रोम की। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वही सारा काम होता है जो प्रोग्रामेबल रोम कर रही होती है, सिर्फ एक चीज़ है कि इरेज कैसे किया जाता है। इरेज किया जाता है इसको थ्रू अल्ट्रा वायलेट लाइट विच इज़ यूज टू इरेज द कंटेंट्स ऑफ ई पी रोम। जब इरेज कर दिया फिर तो ये बन जाएगी आपके पास प्रोग्रामेबल रोम, तो फिर से इसको प्रोग्रामेबल रोम की कैटेगरी के थ्रू फिर से राइट अप कर सकते हो आप। लास्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये कैटेगरी रोम की बिल्कुल सेम होती है आपकी लास्ट कैटेगरी जो आपके पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, सिर्फ इसमें ये है कि आप इसमें कोई भी डाटा इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की जगह पे आप क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज यूज़ करते हैं कोई भी डाटा इरेज करने के लिए। बाकी जो भी इसका काम होगा वो सारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम की तरह होगा। Now, this is a summary of today's lecture between RAM and ROM. That's it. Thank you very much for watching my video.